ओके, तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज वी विल क्लासिफाई, वी विल ट्राई टू क्लासिफाई सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस के क्लासिफिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहां पर हम लोग सब्सटेंसेस को 3 टाइप में क्लासिफाई करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आइदर दे विल बी रिजिड बॉडीज, दे कैन बी इलास्टिक बॉडीज, और दे विल बी प्लास्टिक बॉडीज। नाउ एक एक करके टर्म समझेंगे। इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, रिजिड बॉडी। तो मेरा सबसे पहला टर्म है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है स्टूडेंट्स? कोई भी चीज जिसके ऊपर अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अपन उसका शेप और साइज चेंज नहीं कर पाए, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसका शेप साइज चेंज नहीं होगा, ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। एक एग्जांपल, जैसे अभी मेरे पास में ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को हमने फोर्स अप्लाई किया, से आई एम अप्लाइंग फोर्स, पर इसका शेप और साइज मैं चेंज नहीं कर पाया, मैं इसका शेप और साइज चेंज नहीं कर सका, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? ये मेरे लिए एक रिजिड बॉडी हो गया। तो रिजिड बॉडी मतलब क्या? हम फोर्स अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बाद उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड बॉडी इज इलास्टिक बॉडी। अब सबसे जो इजीएस्ट एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आना चाहिए या आता है रादर इलास्टिसिटी के लिए, दैट इज द रबर बैंड, ठीक है। तो रबर बैंड जो है ये इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल हो गया। क्या हुआ? देखो ये आपका बॉडी है, हमने फोर्स अप्लाई किया, इसका शेप और साइज चेंज हो गया। सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द शेप एंड द साइज विल चेंज, बट व्हेन वी रिमूव द फोर्स, हमने फोर्स हटा दिया, तो क्या हुआ? इट कैन रीगेन और इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो ऐसे बॉडीज को हम क्लासिफाई करेंगे एज इलास्टिक बॉडीज। तो बॉडी नंबर 1 रिजिड बॉडी, बॉडी नंबर 2 इलास्टिक बॉडी। अभी बॉडी नंबर 3 प्लास्टिक बॉडी। इसमें सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? अच्छा, प्लास्टिक का बना हुआ बॉडी रहेगा, उसको प्लास्टिक बॉडी बोलते होंगे। ऐसा नहीं है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। Many of us are into the habit, or you can say we like eating chewing gum, right? We like eating gum and we chew gum. तो अभी आप chewing gum कर लिए, chewing gum चबा लिए, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे निकालो, उसको भी ऐसे ही खींच देना जैसे रबर बैंड को खींचा, ठीक, और छोड़ दो, तो क्या वो वापस आएगा ऊपर? बोलो हाँ कि ना? नहीं आ सकता। No, sir. Absolutely not। तो वो ऊपर आने वाला नहीं है। ऐसा बॉडी जो है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी मतलब क्या? हमने फोर्स अप्लाई किया, उसका शेप और साइज चेंज होगा, पर जब हम फोर्स हटाएंगे तब वो वापस अपने जगह पे आने वाला नहीं है। और एक एग्जांपल, ये बॉयज देख लेना, गर्ल्स ने तो बहुत रेगुलर बेसिस पे देखा होगा, बॉयज ने भी देखा होगा। हम लोग सब लोग रोटी खाते हैं, तो रोटी के पहले वाला स्टेज होता है आटा, है ना, डो। तो
तो आटा जो रहता है उसका पहले ऐसे एक स्फेरिकल बॉल बनाया जाता है, वो स्फेरिकल बॉल आप रख दो हाथ में अपने। अब वो जो स्फेरिकल बॉल आपने रखा है अपने हाथ में उसको ऐसे मार दो। तो जब आप उसको ऐसे मारोगे, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉडी। अपने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। पहले बॉडी का शेप कैसा था? स्फेरिकल। अभी कैसा हो गया? चपटा हो गया, फ्लैट हो गया कि नहीं? सो बॉडी हैज बिकम व्हाट? वेरी गुड, वो डिस्क हो गया, बहुत बढ़िया। तो वो फ्लैट हो गया, चपटा हो गया, वो डिस्क हो गया। अब जब आप हाथ हटाओगे तो क्या वो फिर से स्फीयर बन पाएगा? बोलो आकिरा। नहीं हो सकता। No, 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 sir. no, sir. बॉडी No, फ्लैट sir. हो जाता है, वो फिर से स्फीयर नहीं बन पाएगा। और जब वो फिर से स्फीयर नहीं बन पाएगा तो मैं उसको क्या बोलूं? रिजिड बोलूं, इलास्टिक बोलूं कि प्लास्टिक बोलूं? Plastic. प्लास्टिक। प्लास्टिक। क्या वो? तो देखो, Plastic. आटा भी कौन सा बॉडी है? आटा भी प्लास्टिक बॉडी है। तो क्या वो प्लास्टिक का बना हुआ बॉडी है? नहीं। पर because it cannot regain its original shape and size, therefore it is known as plastic body. तो क्लासिफिकेशन क्लियर है? तीनों बार फोर्स अप्लाई होगा। सो रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देखो अपन हर एक चीज का तरीका होता है। एंड सी आई एम रियली आई नो दिस इज सब लोग बोलते हैं ऐसा टाइम है, वैसा टाइम है, खराब टाइम है, बट आई एम रियली गेटिंग टाइम टू अंडरस्टैंड कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है। तो जो मुझे सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है कि हमको बचपन से अनफॉर्चुनेटली समझाया नहीं गया है, रटाया गया है। तो हमारा जो डेवलपमेंट हो गया है, इफ अ पीस ऑफ वुड विल ब्रेक, ओके ओके, गुड क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया। पीस ऑफ वुड जो है आपका, जैसे आपने वुड लिया, आप हाथ से मार के उसको ऐसा फोर्स अप्लाई करके तोड़ सकते हो क्या? आपने अपने हाथ से तोड़ा, मैं नहीं तोड़ सकता, आप नहीं तोड़ सकते। तो अपने लिए वो रिजिड बॉडी है। समझो कोई ब्लैक बेल्ट कराटे चैंपियन आप लेके आए, आपने रखा लकड़ी रखा उसके सामने, उसने मारा, ऐसा एक उंगली लिया था, फटाक से मारा, टूट गया। उसके लिए वो रिजिड बॉडी नहीं है। उसको मैं बोला भाई तू आजा, दीवार के सामने खड़े हो जा, दीवार पे मार, दीवार पे मारा, उसका हाथ दुखने लगा, तो दीवार उसके लिए रिजिड बॉडी है। फिर वो गया लेके आया हथौड़ा, हथौड़ा लेके मार दिया, दीवार टूट गया। अरे देख क्या सेम, अपन दोनों ने सेम एग्जांपल लिया, जॉर्डन है ना। तो हैमर लाके जब उसने मारा, सिर्फ मैंने हथौड़ा बोला, तूने हैमर बोला, तो वो आया, उसने हथौड़ा लेके दीवार पे मार दिया, दीवार टूट गया। तो अब वो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं रहा। सो प्लीज रिमेंबर, आइडियली आइडियली कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होता। ये मेरे हाथ से नहीं टूटा, बट अगर कोई हथौड़ा लेके मारेगा तो ये टूटेगा कि नहीं? टूटेगा। तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते चले जाओगे, वैसे कहीं ना कहीं तो वो बॉडी टूटने वाला ही है। तो आइडियली यस, इट विल करेक्ट, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आइडियल केस में रिजिड बॉडी नहीं होता कि आप फोर्स बढ़ाते चले जाओगे तो जो भी बॉडी होगा कभी ना कभी तो टूटेगा ही, ठीक है। बट ये हम लोग मोटा मोटी जो बात कर रहे हैं, दिस इज नॉर्मल फोर्स। देन व्हाट इट इज कॉल्ड? व्हाट? हाँ, इट विल नॉट बी एबल टू रीगेन द ओरिजिनल शेप और साइज, तो वो प्लास्टिक बॉडी हो गया। आपने लकड़े को मारा, लकड़ा टूट गया, अब क्या वो अपने आप वापस जुड़ सकता है क्या? नहीं, वापस नहीं जुड़ सकते, तो प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। ओके चलिए, तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, रिजिड बॉडी में क्या होता है? देखिए, शेप एंड साइज डज नॉट चेंज।
इलास्टिक बॉडी में क्या होगा? शेप एंड साइज चेंजेस बट regains on removal of force. करेक्ट, जब आप फोर्स हटा देंगे तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. प्लास्टिक बॉडी में शेप एंड साइज चेंजेस परमानेंटली. तो ये जो रहेगा यहां पर वो परमानेंटली चेंज हो गया. ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए इसका फटक से. Yes, name of the chapter is Mechanical Properties of Solids, chapter number 6, textbook में page number 100. Sir, what about wax? What about? Wax. Wax. Yes, sir. हाँ, तो wax बेटा प्लास्टिक में ही आएगा ना. उसमें जो फोर्स आप अप्लाई करोगे, सी उसमें जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तो दैट इज थर्मल फोर्स. इट इज नॉट नेसेसरी ना कि मैं हर बार अपने ताकत हाथ से ही लगा रहा हूं. मैंने लगा दिया, वो कैंडल के साथ होता है ना, अपन उसको उधर आग लगा देते हैं. शेप एंड साइज विल चेंज. वैक्स एंड क्ले आर प्लास्टिक. वेरी गुड आदित्य, करेक्ट. वैक्स एंड क्ले आर अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक. तो यहाँ पर शेप एंड साइज चेंज ही नहीं होगा, यहाँ पर शेप और साइज परमानेंटली चेंज होगा. यहाँ पर जब तक फोर्स एक्ट होगा तब तक शेप और साइज चेंज होगा. जैसे ही आपने फोर्स हटाया तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा. और ये जो प्रोसेस है, शेप और साइज चेंज होने का जो प्रोसेस है, इसके लिए वर्ड है डिफॉर्मेशन. द चेंज in the shape and size. So the change in shape and size, इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन. तो अगर आपने ये वर्ड सुना होगा डिफॉर्म मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कुछ डिफॉर्मिटी हो गया, कुछ चेंज हो गया. तो डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? देयर इज सम चेंज in the shape and size. SS stands for shape and size here. सर, रिजिड को जो हमने ज्यादा फोर्स लगाया तो वो टूट सकता है, तो वो प्लास्टिक में आ जाएगा ना फिर वो प्लास्टिक में चले जाएगा. करेक्ट. Yes. Is this done? Can we move ahead? यस, जेली वगैरह, जेली स्लाइम, यस, वो आपके प्लास्टिक इलास्टिक के कैटेगरी में ही जाएगा. वॉल इज रिजिड. करेक्ट बेटा, वॉल विल बी रिजिड. चलिए आगे बढ़े. ये तीनों नाम समझ में आ गए आपको? रिजिड किसको? ब्रोकन वॉल विद हैमर विल बी प्लास्टिक. करेक्ट. जिसको हमने तोड़ दिया और वो वापस नहीं जुड़ सकता, वो प्लास्टिक. ओके, चलिए अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसी हिसाब से पूछ रहा हूं मैं आपको. डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी. तो इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी के बीच में अपने को डिफरेंशिएशन करना है. चलिए एटलीस्ट ट्राई टू गिव 3 पॉइंट्स.
चलिए लेट्स सी क्या क्या दे सकते हैं आप लोग. ओके, रीगेन्स द शेप एंड साइज, डज नॉट रीगेन द शेप एंड साइज. ग्रेट, चलो ठीक है. तो पहला आपने पॉइंट बोल दिया, रीगेन्स एसएस. ये हो जाएगा डज नॉट रीगेन एसएस. ग्रेट, वेरी गुड गौरी. Plastic body cannot come to original position. Reversible, irreversible, temporary, permanent. शाबाश. तो वो तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ना, वो मैं समझ गया. जब आपने बोला रीगेन, डज नॉट रीगेन, टेम्पररी, परमानेंट, अभी तक जितने बोल रहे हो सबका मीनिंग यही निकल रहा है. कुछ नया बोलो. अरे बाप रे, फोर्स गेट्स वेस्टेड, ऐसा क्यों भाई? डायरेक्ट एग्जाम्पल. ओके, अच्छा चलिए ठीक है. तो पहला पॉइंट, मटेरियल्स विद स्ट्रॉन्ग रिस्टोरिंग फोर्सेस विल प्रोटेक्ट. ओके, सो रीगेन्स एसएस. यहां पर अपना फर्स्ट पॉइंट, डज नॉट रीगेन एसएस. अब इसको देखिए, इसको सबसे कम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं. सबसे अच्छा तरीका इसका लिखने का ये है कि डिफॉर्मेशन इज टेम्पररी एंड यहां पे डिफॉर्मेशन इज परमानेंट. ठीक है. सो दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी कैन पुट इन. बहुत बढ़िया गौरी. गौरी ने पढ़ाई किया है ईमानदारी से, जो उसको बताया गया था वो उसने बराबर पढ़ाई किया है एंड शी इज एबल टू आंसर. ग्रेट. सो मैंने आपको बोला था पेज 100, 101, 102 रीड करो. अच्छा, अभी और एक बात सुन लो. ये फिजिक्स में एग्जाम्पल्स आर नॉट काउंटेड एज पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन. वो अपन अपनी खुशी के लिए लिख सकते हैं, बट फिजिक्स में वो काउंट नहीं होता. बायोलॉजी में होता है, केमिस्ट्री में भी होता होगा, बट फिजिक्स में एग्जाम्पल्स आर नॉट काउंटेड एज पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन. रिमेंबर दिस. चलिए अभी एक सेकंड पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेरी गुड तन्वी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक्सीलेंट आंसर तन्वी, एक्सीलेंट. तो स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड पॉइंट है प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा. अरे वाह. सो नाउ अगेन अनदर गौरी. गौरी शिंदे से गौरी राजपूत जी अब आंसर दे रहे हैं. बहुत बढ़िया. इलास्टिक बॉडीज हैव प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी विल हैव प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. एकदम करेक्ट पॉइंट है ये. इलास्टिक बॉडी इट विल ओबे या इट विल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. दिस विल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. Okay, चलिए. Now let's come to the main point. This is very good. अब सबने बुक पढ़ लिया है फटाफट, है ना. अब फटाफट पेज नंबर 100 सभी ने पढ़ लिया है. चलिए, बहुत अच्छी बात है. अरे यार, मेरे को कैसे नहीं पता चलेगा. देवांशी, सुपर पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट बेटा, वेरी गुड पॉइंट. चलिए स्टूडेंट्स, so let me give you just 2 more points and we'll be done. नहीं पुनीत, नहीं, it is not about that third law. चलिए प्लीज ध्यान दीजिए. इलास्टिक बॉडीज में हम क्या ऑब्जर्व करते थे. ये समझो आपका रबर बैंड था. ये दो एटम्स बोल लीजिए या मॉलिक्यूल्स बोल लीजिए. जब आप इसको खींचते हो,
प्लीज ध्यान से देखो और सोचो, ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है। यहां पर भी अपने पास च्युइंगम था, तो समझो आपके पास एक च्युइंगम था, इसके भी अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने इसको खींचा, तो ऐसी क्या बात हो गई, सो स्टूडेंट्स ऐसी क्या बात हो गई कि ये वापस आया और ये वापस नहीं आया। चलिए प्लीज ध्यान दीजिए, नाउ स्टॉप राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड यस, वेरी गुड, ओके ओके, चलिए आप लिख लीजिए, फिर मैं आप बताना शुरू करता हूं। ओके ठीक है, स्टेडी स्टेबल एवरीबॉडी, फाइन, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। तो हुआ ऐसा है कि जब इसको अपन ने स्ट्रेच किया है, इलास्टिक वाले केस में ये क्यों वापस आता है, ठीक है। यहां पर ये जो दो आपके एटम्स है, जैसे आप इसको खींचते हो, इनके बीच में कुछ डेवलप होता है और इधर वो डेवलप नहीं होता है। जो आपका प्लास्टिक बॉडी है, उधर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो चीज डेवलप नहीं होती। हाँ, अब क्यों नहीं होती ये आपको केमिस्ट्री वाला बताएगा, ये फिजिक्स वाला नहीं बता सकता, वो फिर बॉन्डिंग और वगैरह में चले जाता है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज कि भाई ये वापस क्यों आया और ये वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो ये जो आपके एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में इंटरनली जैसे आप इसको खींचते हो, तो दे वांट टू कम टुवर्ड्स ईच अदर, they develop those bonds or rather they have those bonds. Yes, IRF is internal restoring force. See students, this is how you learn, मतलब मैं अभी अपनी तारीफ नहीं करने जा रहा हूं, now those of you know, they know my wife is a vice principal of a very big school, 4-5 हजार बच्चा पढ़ता है उधर। So my son was doing some chapter yesterday, फाइबर्स, फैब्रिक्स एंड फाइबर्स। वैसे तो केमिस्ट्री अपना काम नहीं है, बट आई वाज वंडरिंग 1-1.5 घंटा 2 घंटे से पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़ते कैसे हो? ये क्वेश्चन ऐसा तो पढ़ते हो आप लोग, है ना? तो क्वेश्चन लिया, आंसर लिया, फटफट 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 रट्टा चालू। सो आई सेड यार ये क्या नाम है चैप्टर का? फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। तो मतलब 15 मिनट का काम है यार, 1.5 घंटे से पढ़े जा रहे, हुआ नहीं तेरा आंसर, तो अभी तक चैप्टर भी नहीं हुआ। सो आई सेड सी यू विल हैव सम फाइबर, व्हाट इज द फाइबर? बोला वुल। मैं बोला वुल कहाँ पे पैदा होता है? बोला शिप के ऊपर। तो मैं बोला वहां से निकालेगा, ये पहला काम किया तूने, फिर निकाल के उसको धोएगा, साफ करेगा, अलग अलग करेगा, सुखाएगा, ये दूसरा काम करेगा, सॉर्टिंग करेगा, अगर गंदा आएगा उसको साफ सफाई करेगा, और फिर कुछ बनाएगा उससे। खत्म हो गया चैप्टर। आजा दूसरे प्राणी पे आजा, अब क्या बनाना है? सिल्क बनाना है। तो कौन प्रोड्यूस करता है? सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करता है। तो सिल्क ले लो भाई, सिल्क वॉर्म पकड़ो, डालो पानी में, उबालो, निकालो सिल्क, छोड़ दो, खत्म। सो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, the problem has been that we have been continuously learning. तो इसीलिए यू विल फाइंड दीज थिंग्स एंड आई बिलीव कि अगर आप चाहोगे तो आप ये याद रख सकते हो। सो IRF विल स्टैंड फॉर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। सो IRF इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। वो किस में डेवलप होगा? इलास्टिक में डेवलप होगा, इसके लिए वो वापस आया। और यही IRF प्लास्टिक बॉडीज में डेवलप नहीं होगा।
एंड इसीलिए ये बॉडी वापस नहीं आया। हाँ भैया जॉर्डन, क्या हो गया मैग्नेट को, क्या हो गया भाई? आपका मैग्नेट्स मैग्नेट्स बार बार दिखाई दे रहा है मेरे को, क्या हो गया मैग्नेट को? IRF is internal restoring force. IRF full form is internal restoring force. ये जॉर्डन भाई तेरा क्वेश्चन तो बता। सर मैग्नेट सर मैग्नेट सर मैग्नेट थोड़ी है यार। मैग्नेटिक मैग्नेट्स में नहीं समझ। कैन इट बी टेकन अंडर इलास्टिक फोर्स? क्वार्ट्ज फाइबर, ओके। देखिए कैसा होता है, अब मैं इसको आप तो अपने भाषा में समझाता हूँ। मुझे एप्पल आईफोन परवड़ता नहीं है और वो चाइना का फोन मेरे को लेना नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? एप्पल का फोन परवड़ता नहीं है, चाइना का फोन लेना नहीं है, फिर क्या करेंगे हम लोग बताइए? बीच में आ जाएंगे सैमसंग, वन प्लस, करेक्ट अंजलि? हाँ नाउ अंडरस्टैंड। क्या होता है, डायमंड मेरे को परवड़ता नहीं है और ग्लास मैं लेना नहीं चाहता, तो ग्लास से अच्छा और डायमंड से सस्ता जो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल होता है वो होता है क्वार्ट्ज। तो वो ग्लास से बेटर रहता है और डायमंड से मेरे को सस्ता मिलता है, प्रॉपर्टीज वैसी मिल जाती है। इसके लिए फिर हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे जाते हैं। सो क्वार्ट्ज फाइबर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जब भी यूज होता है तो समझ जाने का कि आइडियली वहां पर डायमंड ही चाहिए था, पर नहीं क्वार्ट्ज। अरे हर घड़ी में लिखते हैं ना वो लोग टाइटन क्वार्ट्ज। सो क्वार्ट्ज जो सब्सटेंस है, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ डायमंड। डायमंड का सस्ता वर्जन और ग्लास से अच्छा वर्जन। So internal restoring force develops, either internal restoring force does not develop. अब एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखो, चार पॉइंट हम लोग ने डेवलप कर लिया। आप लोग ने सोचा भी नहीं था 4 पॉइंट, आप पहली पॉइंट के बाद आ गए थे, दूसरे पॉइंट एग्जाम्पल पे आ गए थे आप लोग ईमानदारी से। हाँ चलिए, तो अभी लास्ट पॉइंट, अगर आपको इलास्टिक बॉडी तोड़ना है, आपके पास एक रबर बैंड है, आप एक रबर बैंड को तोड़ना चाहते हो, ये रबर बैंड तो थोड़ा सा फोर्स लगाने से टूटेगा क्या? ये रबर बैंड थोड़ा सा फोर्स लगाने से टूटेगा क्या? सो ये रबर बैंड थोड़ा सा फोर्स लगाने से नहीं टूटेगा। इलास्टिक बॉडी को अगर आपको तोड़ना है, सो लार्ज force is required to cause permanent deformation। मतलब अगर मैं इस बॉडी को परमानेंटली डिफॉर्म करना चाहता हूं, अगर मुझे ये बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके टूटेगा। ये देखो इतना भी खींचा फिर भी अभी तक नहीं टूटा। जबकि अगर अपने पास एक प्लास्टिक बॉडी है, अगर आपके पास में वो आटा रखा हुआ है, आपको इतना जोर से मारने की जरूरत ही नहीं है, आप उंगली लेके ऐसे उसके अंदर प्रेस कीजिए, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल amount of force can cause permanent deformation. So these are your 4 points.
5th पॉइंट, अब आप शान से अपने एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा. So as I said, examples not counted as points of distinction. Yes, yes, yes. बहुत सारे जन ने दिया था. After reading from the notes. Yes, rubber band can be cut with scissors. Yes. तो आपने उसको परमानेंट डिफॉर्मेशन कर दिया. करेक्ट. So that is permanent deformation. Absolutely. So students, देखिए आज हमने क्या किया. आज हमने किया क्वार्ट्ज. बेटा फाइबर मतलब कैसे है. क्वार्ट्ज एक मेरे पास सब्सटेंस है. वो सब्सटेंस को आप अलग अलग तरीके से, कोई अगर अपने को क्वार्ट्ज का चिप चाहिए तो अपन उसको बीट करेंगे, उसको चपटा बना देंगे. अगर अपने को फाइबर चाहिए तो अपन उसको फाइबर में ड्रॉ कर लेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन कि अपने को उसका किस तरीके का यूज करना है, अपन वैसा उसका डेवलपमेंट कर लेंगे उसका. ओके चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्लासिफिकेशन किया रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, और फिर हमने ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स किया. 4 डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स. 2 मार्क का आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है. यस करेक्ट संस्कृति. मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. और ये आगे आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज में आएगा ये चैप्टर. तो इलास्टिक बॉडी टेम्पररी डिफॉर्मेशन, यहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन, obeys the property of elasticity या follows the property of elasticity, follows the property of plasticity. यहाँ पर internal restoring force develops, internal restoring force does not develop. A very large amount of force is required to cause permanent deformation. Small force can cause permanent deformation. तो ये 2 मार्क का आपका आंसर है डिस्टिंग्विश बिटवीन. कल हम लोग 2 नया पॉइंट्स करेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. आपने वो जो डायमेंशंस किया है उसमें हमने स्ट्रेस का डायमेंशंस निकाला हुआ है, उसका फॉर्मूला देखा हुआ है. स्ट्रेन का भी डायमेंशंस निकाला हुआ है, फॉर्मूला देखा हुआ है. तो उधर पढ़ लेना. और टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पेज 101, 102 रीड करके रखिए. Come prepared so you will enjoy the lecture and you will understand better. You will be able to ask doubts. ठीक है. So we are stopping here for the day. चलिए, thank you very much. Take care. Bye, sir. Bye bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye bye. Yes, test will be on this only today. Today test will be on this. Elasticity. Thank you, AK. Thank you. Bye. Thank you, sir. Can you share the NEET question paper? Okay. Bye, Brinda. Bye bye. साहिल, तू यार, तेरे को जब टाइम याद आता है तभी तू मांगता है. कल छुट्टी था, कल क्यों नहीं मांगा? बाय वैभव, बाय ऐरा, बाय ऋतुजा, बाय यश. बेटा बुक आपको दोनों लेना है. सी आइडियली आई सजेस्ट आप जीटीबी गवर्नमेंट बुक ले लो और एनसीईआरटी का जो भी रहता है वो सब हम लोग एक्स्ट्रा कवर करते अलग से, मतलब इन द लेक्चर्स ओनली. बिकॉज इफ यू टेक एनसीईआरटी का बुक, रीड फ्रॉम द गवर्नमेंट बुक, रीड फ्रॉम गवर्नमेंट बुक.
एनसीईआरटी का बुक समझ में नहीं आते कुछ, वो इट इज गुड फॉर न्यूमेरिकल्स, उसका पीछे का सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, उसमें से थियोरी नहीं पढ़ने का। चलिए बाय बाय, टेक केयर।